आज की यह जो चर्चा जिसमें मैं आपके सामने मौजूद हूँ, अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में है। मैं चाहता हूँ कि मेरी यह बात भारत के प्रधानमंत्री सुने, भारत के रक्षा मंत्री सुने, भारत के सांसद विधायक सुने, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग सुने, देश के युवा सुने, युवतियाँ सुने, कॉरपोरेट के जो कर्मचारी हैं वो लोग सुने। हम चाहते हैं कि भारत की सेना में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग सुने। देश में वो सभी लोग जो अग्निपथ योजना के विरोध में हैं वो सुने, और जो अग्निपथ योजना के समर्थन में हैं वो ही सुने। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पूरी ये अग्निवीर की योजना है क्या। अग्निपथ भर्ती योजना में अग्निवीरों की भर्ती होगी, ये बात समझ लेना चाहिए। सरकार ये नहीं कह रही है कि सैनिकों की भर्ती होगी। ये हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं की एक नई टीम है, एक नया वर्कफोर्स है, एक नया स्किल्ड क्लास है जिसको सरकार पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिनको सैनिक नहीं कहा जाएगा। अगर उनको सैनिक कहना होता तो सरकार नया शब्द क्यों ढूंढती, अग्निवीर क्यों कहती। यानी यह है कि कंसेप्ट नया है, इसलिए पुराने बात से, सैनिक से, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये जो अग्निवीर हैं इनकी भर्ती रक्षा मंत्रालय करेगा, यानी वही मंत्रालय करेगा जो सैनिकों की भर्ती करता है। लेकिन चूंकि योजना नई है तो भर्ती का तरीका भी नया होगा। इसमें जो उम्र रखी गई है वो 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवकों को रखी गई है। अभी तक यह योजना केवल मुख्य रूप से लड़कों के लिए है, लेकिन लड़कियों के लिए भी रास्ता खुलेगा आने वाले दिन में। सबसे पहले सरकार ने यह कहा है कि हम 46,000 अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। 46,000 अग्निवीर प्रतिवर्ष हर साल इनकी भर्ती होगी। इनकी योग्यता यह रखी गई है कि युवकों को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। 3-4 तरह की कैटेगरी है, इन 4 तरह की कैटेगरी में अलग अलग योग्यता रखी गई है, उसको हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इनकी भर्ती कुल 4 वर्षों के लिए होगी, जिसमें 6 महीने अधिकतम ट्रेनिंग होगी। कुछ लोगों की ट्रेनिंग केवल 6 हफ्ते होगी। 6 हफ्ते से 6 महीने तक अधिकतम प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी। इनको हथियार सिखाए जाएंगे और स्किल डेवलप किया जाएगा, खास करके दूर इलाकों में, पहाड़ों में काम करने के लिए, ग्लेशियर पर काम करने के लिए, रेगिस्तान में काम करने के लिए, और बड़े दूर इलाकों में बहुत हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पर काम करने के लिए, और हथियारबंद लोगों से निपटने के लिए, सेना से निपटने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो 46,000 लोगों की भर्ती होगी तो 4 साल के बाद 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा, यानी आगे 15 साल काम करने के लिए मौका दिया जा सकता है। सरकार ये नहीं कह रही कि 25% लोगों को गारंटी से आगे 15 साल तक के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, यानी सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार का एक अभी योजना है, वो प्रस्ताव की भूमिका में है कि लगभग 25% लोगों को हम आगे उनकी जॉब को कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं जो सबसे अच्छा काम दिखाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, बाकी 75% लोगों को सरकार बाहर निकाल देगी कुछ पैसे दे करके। प्रस्ताव है 11,71,000 रुपया। जब सरकार निकालेगी इनको तो उनके खाते में डाल देगी, ऐसा प्रस्ताव है। इसके बाद वह अग्निवीर तो कहे जाएंगे, लेकिन अब वो सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं पाएंगे। अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी जो योग्यता, जो कला सीखे, जाने, समझे, उस कला को बाजार में ले जाकर के अधिक से अधिक कीमत पर बेच लें, यानी कहीं जाकर के प्राइवेट में नौकरी कर लें, और चाहे किसी प्रदेश सरकार की पुलिस में भर्ती हो जाए, या फिर सीआरपीएफ के लिए जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, जब उनकी भर्तियों के लिए वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भर्ती हो जाए। यानी सरकार ने उनको ट्रेनिंग दे दिया और प्रमाण पत्र दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस
ट्रेनिंग को, उस प्रमाण पत्र का कैसा इस्तेमाल करता है। कुल मिला के इतनी सी बात है। और अब मैं आपको कुछ और डिटेल बता देता हूं कि इसमें जो भर्ती होगी उनकी योग्यता क्या होगी। सारे अग्निवीर एक ही तरीके के नहीं होंगे। सरकार कहती है कि इनके 5 कैटेगरी होंगी, 5 तरीके के होंगे। एक को कहा जाएगा जनरल सोल्जर, मतलब साधारण ड्यूटी के सैनिक। सोल्जर जनरल ड्यूटी। सोल्जर जनरल ड्यूटी का मतलब यह है कि उसमें वो लोग होंगे जो मुख्य रूप से लड़ने का काम करेंगे, युद्ध में काम आएंगे, और उनकी योग्यता यह रखी गई है कि वह कम से कम 45% हाई स्कूल में पास हों। उनको इंटरमीडिएट की शर्त नहीं रखी गई है। एक दूसरी कैटेगरी रखी गई है, उनका नाम रखा गया है सोल्जर टेक्निकल। हिंदी में इसको ऐसे समझें कि तकनीकी सैनिक। इनके लिए इन्होंने कहा है कि आपको इंटरमीडिएट भी दिखाना पड़ेगा और 50% मार्क्स दिखाना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, और 50% मार्क्स दिखाना पड़ेगा। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी उन्होंने रखा हुआ है स्टोर कीपर या ऑफिस के क्लर्क। इनके लिए इन्होंने रखा है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में रहें, चाहे आर्ट्स में रहें, साइंस में रहें, कॉमर्स में रहें, एग्रीकल्चर में रहें, किसी भी डिसिप्लिन में आप रहें, लेकिन आपके लिए कंडीशन ये है कि 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। सारे विषयों को जोड़ करके 50% मार्क होना चाहिए, ऐसी उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है। और एक उन्होंने जो चौथी कैटेगरी रखी है वो रखी है नर्सिंग असिस्टेंट की। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट मतलब हॉस्पिटलों में काम करने के लिए, हॉस्पिटलों में जो सैनिक बीमार होंगे या युद्ध में घायल होंगे उनके इलाज के लिए। इन्होंने इसमें थोड़ी सी कंडीशन कंपैरेटिवली औरों के टफ रखी है। पहली बात तो इन्होंने इंटरमीडिएट की योग्यता रखी है। दूसरी बात उन्होंने रखी है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो होनी ही चाहिए और इंग्लिश भी होनी चाहिए। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, और टोटल जोड़ करके सभी सब्जेक्ट्स का 50% मार्क्स होना चाहिए। इन्होंने 5वीं कैटेगरी रखी है जिसका नाम रखा है सोल्जर्स ट्रेडमैन। इसके लिए इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी ही है, यानी इन जो अग्निवीर हैं, इस तरह के अग्निवीर हैं, इनकी भर्ती उन लोगों से भी हो सकती है जो हाई स्कूल फेल है। अब हम ये देख लेते हैं कि सरकार अग्निवीरों को काम कराने के बदले पैसा कितना देगी। पहले साल सरकार ने कहा है कि अग्निवीर काम करेंगे तो 30,000 रुपये मिलेगा, लेकिन उसमें से 9,000 रुपया सरकार अपने पास रख लेगी, केवल 21,000 रुपया अग्निवीर के खाते में डालेगी। अब जो 9,000 रुपया रखेगी वो जोड़ के रख लेगी पहले साल। दूसरे साल जो वेतन देने के लिए कहा है सरकार ने वो 21,000 से बढ़ा देंगे, 30,000 से बढ़ा देंगे और कर देंगे 33,000। लेकिन इस 33,000 में से 23,100 रुपये ही देंगे। बाकी जो बचेगा 9,900 रुपया सरकार अपने पास रख लेगी। फिर तीसरे साल सैलरी बढ़ा देगी सरकार। तीसरे साल सरकार पैसा देगी 36,500 रुपये, और इस 36,500 रुपये में से अग्निवीर के खाते में 25,500 रुपये आएंगे। बाकी जो पैसा बचेगा 10,950 रुपया, ये 10,950 रुपया सरकार अपने पास रख लेगी। चौथे साल वेतन और बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 36,000 की जगह, 36,500 की जगह बढ़कर हो जाएगा 40,000। 40,000 में से सरकार अग्निवीर के खाते में 28,000 रुपये डालेगी। बाकी जो 12,000 रुपया है वो अपने पास रख लेगी। इस प्रकार 4 साल में 5,02,000 रुपया अग्निवीर का वेतन सरकार के पास होगा। इतना ही पैसा सरकार और मिला देगी कार्पस फंड से, यानी 10,04,000 रुपया हो जाएगा। बाकी इसमें जो पैसा है वेतन का सरकार के पास था उसका ब्याज जुड़ेगी, और भी कई तरह के स्टाइपेंड जुड़ करके कुल 11,71,000 रुपया उस समय सरकार अग्निवीर के खाते में डाल देगी जब उनको 4 साल के बाद रिटायर करेगी। इसके अलावा
सरकार ने यह भी कहा है कि वह 48 लाख रुपया ऐसी परिस्थिति में देंगे अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है, एक तरह से उसके जीवन बीमा के तौर पर। यह भी कहा है कि हम 44 लाख रुपया ऐसी परिस्थिति में देंगे अगर उनका अंगभंग होता है, युद्ध में उनका कोई शारीरिक नुकसान हो जाता है, दिव्यांग हो जाते हैं, तो वो 44 लाख रुपया देंगे। इसी तरह हार्डशिप के लिए कोई बहुत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट अलाउंसेस देने की बात की है। लेकिन ये सारी विस्तार की बातें नोटिफिकेशन जब होगा तब पता चलेंगी। अभी तो सरकार ने अग्निवीरों को जो देने की बातें कही हैं वो यही है। अग्निवीरों की भर्ती की बात सरकार के दिमाग में क्यों आई? अगर ये बात आप जानना चाहते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि सरकार सैनिकों को पेंशन नहीं देना चाहती। सरकार ये कहती है कि अगर देश के सैनिकों के घरों में पैसा जाएगा तो इससे देश का पतन होगा। यह है राष्ट्रवाद के खिलाफ है। लेकिन खरपतियों के घर में पैसा जाएगा तो राष्ट्र के लिए शुभ है। यानी देश के खरपति ही राष्ट्र हैं, ऐसा सरकार मानती है। खरपतियों को राष्ट्र मानने वाली सरकार यह बात कैसे बर्दाश्त कर लेगी कि देश के खजाने का पैसा देश के सैनिकों के खाते में चला जाए, पेंशन के रूप में चला जाए, देश के नागरिकों के पास चला जाए, उनकी सुख सुविधा, उनकी उन्नति के लिए चला जाए? ये नहीं हो सकता। यानी ये सरकार की मूल तासीर है। उसी तासीर से अग्निपथ की योजना पैदा हुई और अग्निवीरों की भर्ती का कार्यक्रम बना। अब जो सरकार सत्ता में आई है वो बहुत दिनों से ये बात कहती रही है कि ईसा का तरीका ठीक नहीं है, मूसा का तरीका ठीक है। ईसा कहते थे कि हमें वह रास्ता चुनना चाहिए जो शांति की तरफ जाता, वह रास्ता चुनना चाहिए जो अमन की तरफ जाता, वह रास्ता चुनना चाहिए जिससे हम सुकून महसूस करते हैं और अपनी ताकत को अपने को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। मूसा उल्टा बोलते थे। मूसा कहते थे कि अगर कोई आदमी एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मारना, कोई तुम्हारी एक आंख फोड़ दे तो उसके दोनों फोड़ देना, कोई तुम्हारी एक टांग तोड़ दे तो दोनों टांग तोड़ देना, तुम्हारे एक हाथ कोई तोड़ दे तो दोनों हाथ तोड़ देना। टिट फॉर टैट मूसा की पॉलिसी थी। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अंग्रेज थे तो उनसे लड़ने के लिए महात्मा गांधी साहब ने आए। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए मारकाट नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे। हम उनके सामने आग्रह करेंगे कि हमारी जो मांग है स्वशासन का, स्वदेशी का, स्वराज का, वो ठीक है, आप हमें बख्शिए, अपने घर जाइए, और नहीं जाएंगे तो हम तकलीफ उठाएंगे। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज गए तो भारत में गांधीवाद पर बुलडोजर चलाया गया। गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों को गलत कहा गया, गांधी के सत्य के सिद्धांतों को गलत कहा गया, अहिंसक प्रदर्शनों को गलत कहा गया और यह कहा गया कि यह कायरों का तरीका है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनसे देश को खतरा है। और इस तरह का अहिंसा के नाम पर एक कायर समाज पैदा हो रहा है। इसलिए यह वकालत की जाने लगी कि हम एक कायर समाज नहीं चाहते, हम एक आक्रामक समाज चाहते हैं और समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे समाज का मिलिटराइजेशन हो। उन्होंने मॉडल लिया, अपना आदर्श बनाया इजराइल को। इजराइल में जिस तरह से एक एक व्यक्ति को सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है और एक एक व्यक्ति के दिमाग में आक्रामकता भरी जाती है, उसी तरह की आक्रामकता, उसी तरह की सैनिक ट्रेनिंग भारत के हर व्यक्ति को मिले। यह मांग कोई नई नहीं है। यह मांग तब से शुरू हुई है जब से एक संघ परिवार नाम का संगठन, जो कथित रूप से अपने आप को हिंदुओं का संगठन कहता है, वो जन्मा। इस सोच के लोग तब तक कामयाब नहीं हुए जब तक बड़े बड़े खरपतियों का साथ नहीं मिला। जब खरपतियों ने साथ देने का फैसला किया कि ठीक है, हम भारत को अब अहिंसा के रास्ते से हटा के हिंसा के रास्ते पर ले जाएंगे, हम भारत को सहिष्णुता के रास्ते से हटा करके आक्रामकता के रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कि आप देश के किसानों की जमीन हमें हैंडओवर करिए कानून बनाकर। उन्होंने कहा कि देश में जो जनता के पास पैसे जा रहे हैं, सेना के पास पैसे जा रहे हैं, पेंशन के रूप में जा रहा है,
कल्याणकारी योजनाओं के तौर पर जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जा रहा है, ये सारी योजनाएं बंद करिए। देश के लोगों के पास देश के खजाने से पैसा नहीं जाना चाहिए। आप ये शर्त मानिए तो हम आपकी सरकार बनवाएं, और इससे आपकी सरकार बनेगी तो जो आपकी लंबे दिनों की सोच है, जिसको जमीन पर उतारना अभी संभव नहीं हुआ है, आप उतार लेना, क्योंकि सरकार आपकी होगी तो आप उतार पाओगे। लेकिन हमें पैसे की दरकार है, हमें पैसा चाहिए, देश के किसानों का पैसा, देश के मजदूरों का पैसा, देश के सरकारी कर्मचारियों का पैसा, देश के सेना के पेंशन का पैसा, देश के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा, ये सब उनसे छीन करके आप हमारे खाते में डाल दें, और इसको हम राष्ट्रवाद के रूप में प्रचारित करेंगे। और हम अपने टीवी चैनलों से, अपने मीडिया से, अपने एंकरों से इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, वो ऐसी वकालत करेंगे कि लोग विश्वास कर लेंगे कि हाँ, खरपतियों के पास पैसा जाएगा तो राष्ट्रवाद है, और देश के सैनिकों के पास पैसा जाएगा तो राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रीय पतन है। हम यह विश्वास पैदा करा देंगे। इसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए भी। अब लगभग 7 सालों में खरपतियों ने सरकार को उसी तरह हजम कर लिया, निगल लिया, जैसे एक बड़ा सा अजगर किसी गाय को निगल जाता है। अब अजगर के पेट में सरकार है, और अरबपति यह तय कर रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। पिछले दिनों जब किसानों ने आंदोलन किया, लंबे समय तक आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, और अंत में सरकार ने आत्मसमर्पण किया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। लेकिन उस आंदोलन के दौरान एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि देश में पहली बार किसानों ने, आंदोलनकारियों ने हमला सीधा खरपतियों पर किया, सरकार पर नहीं किया। उन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बजाय अरबपतियों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, मोबाइल के टावर उठा उठा के फेंकना शुरू किया। इससे देश के अरबपतियों को लगा कि हम देश में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एहसास देश के लोगों को होने लगा है, और आने वाले दिन में वो खतरे में हैं, उनका परिवार खतरे में है, और उनकी कंपनियों के कर्मचारी खतरे में हैं। आने वाले वक्त में जो खरपतियों की कंपनियां हैं उनके कर्मचारियों पर हमला होगा, और उस समय सुरक्षा के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जो उनकी सुरक्षा कर सके, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सके, हमारी सुरक्षा कर सके। इसके लिए सरकार को उन्होंने राय दिया होगा कि भाई, इतने बड़े पैमाने पर हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने कंपनियों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई करोड़ लोगों की संख्या में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अब हम अगर इनको ट्रेनिंग देंगे वीपन्स की और सब चीजों की, तो बहुत खर्चा पड़ेगा। इसलिए हमें जो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए उनकी ट्रेनिंग का खर्चा आप उठा लीजिए सरकारी खजाने से। इसलिए अग्निवीरों की भर्ती की जो योजना बनी वो केवल इतनी सी बात है कि अग्निवीर सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग लेंगे सुरक्षा गार्ड का, और फिर 4 साल के बाद वो जाके कंपनियों के कर्मचारियों की सुरक्षा में लग जाएंगे, अरबपतियों खरपतियों के परिवार के मेंबरों के सुरक्षा में लग जाएंगे, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा में लग जाएंगे, और अरबपतियों खरपतियों की सुरक्षा में लग जाएंगे। ये कुल मिलाकर के अरबपतियों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, उनके धन दौलत की सुरक्षा, उनके कर्मचारियों की सुरक्षा करने की मात्र एक कवायद भर है जो अरबपतियों खरपतियों के दबाव में सरकार कर रही है। एक घटना और जिसका मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है कि देश में एक WTO की संधि हो गई है, जिसको आप गैट नाम से, डंकल के नाम से जानते थे। अब पूरी दुनिया में एक देश से दूसरे देश में सामान आए जाए सरकार नहीं रोक सकती। हमारे देश में कपड़ा पैदा हो रहा है, दूसरे देश में बिकेगा, सरकार नहीं रोक पाएगी। दूसरे देश का कपड़ा हमारे देश में आएगा तो सरकार नहीं रोक पाएगी, टैक्स नहीं लगा पाएगी। ऐसे कानून बन गए हैं, ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि हो गई है। इसलिए कपड़ा वही बिकेगा जो सस्ता होगा, अच्छा होगा। सस्ता कपड़ा तभी होगा जब वह ऑटोमेटिक कंपनी में पैदा हो। अच्छे क्वालिटी का कपड़ा तब होगा जब हाथ से न बने, मशीन से बने। अब मशीन से कपड़ा बनेगा और
ऑटोमेटिक मशीन से बनेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी फैलेगी। कुल मिलाकर के अनपढ़ों का काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी मशीन, रोबोट लेती चली जा रही हैं, और पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम चीजें लेती जा रही हैं। अब ना पढ़े लिखे लोगों को काम मिलेगा ना अनपढ़ों को काम मिलेगा, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी तादाद में पैदा होंगे। अब ये इनको रोटी नहीं मिलेगी, इनको पैसा नहीं मिलेगा, और कंपनियों के अरबपति खरबपति उनके घर में पैसा जाने नहीं देंगे, तब क्या होगा? क्रांति का रास्ता खुलेगा। जब बेरोजगारों की क्रांति का रास्ता खुलेगा, देश की आम जनता हथियार उठाना शुरू कर देगी, तो उस समय कौन रोकेगा? उस समय रोकने के लिए एक बेरोजगारों का ही एक धड़ा ट्रेंड करके तैयार किया जाएगा, और बेरोजगारों का एक वर्ग विरोध प्रदर्शन करेगा, सरकार की खिलाफत करेगा, और उसके खिलाफ बेरोजगारों का ही दूसरा वर्ग हथियारों से हमला करेगा। यह काम छत्तीसगढ़ में हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारने के लिए नक्सलियों में ही फूट डाल दी गई, और नक्सलियों को एक वर्ग को बुला लिया गया कि हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, हथियार देंगे, वेतन देंगे, पेंशन देंगे, सुरक्षा देंगे, और तुम अपने ही साथियों को मारो। यानी बेरोजगारों को बेरोजगारों से लड़ाने के लिए एक रास्ता निकाला जा रहा है कि अगर बेरोजगार हिंसा पर आमादा हो तो उनको हिंसक तरीके से दबाया जा सके। इसके लिए बेरोजगारों का ही एक वर्ग विधिवत हथियारों की ट्रेनिंग पाएगा, उनको कुछ दिन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, उनके दिमाग में आक्रामकता भरी जाएगी, राष्ट्रवाद के नाम पर खरपतियों की भक्ति सिखाई जाएगी, हिंदूवाद के नाम पर खरपतियों की भक्ति सिखाई जाएगी। ये सब ट्रेनिंग के पर्पज हैं। लेकिन अब ये काम कोई वॉलंटरी संगठन करे, कथित रूप से जो हिंदूवादी संगठन बहुत बड़ा नेटवर्क बताता है अपना, और ये कहता कि हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो ये काम करेगा तो उसको खर्चा होगा, इसलिए वो खर्चा ना करना पड़े तो ये खर्चा सरकारी खजाने से हो जाए। यह भविष्य में बेरोजगारों से निपटने की सरकार तैयारी कर रही है, जिसका नाम अग्निपथ और अग्निवीर रखा गया है। अग्निवीरों की भर्ती के पीछे दो और महत्वपूर्ण कारण हैं। उसमें पहला कारण है यूक्रेन और रूस का युद्ध। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, उसमें यूक्रेन के पास सैनिकों की बहुत कमी थी। रूस की तुलना में वो कहीं खड़ा भी नहीं होता था। ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए किराए के लड़ाकों की डिमांड किया, मांग किया, और किराए के लड़ाके अफ्रीकी गरीब प्रदेशों से आए, जिनके पास घर चलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वो लोग हथियारों से प्रशिक्षित थे। उनको बुलाया गया कि आप हमारे यहाँ आइए और रूस के सैनिकों से लड़िए। अगर आप लड़ते हुए मारे जाते हैं तो मोटा रकम आपके परिवार को दे देंगे, और अगर लड़ते हुए नहीं मारे जाते तो जब तक लड़ाई चलेगी हम रोजाना दिहाड़ी के हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे। अब तमाम देशों के लोग केवल इसलिए यूक्रेन चले गए कि उनका घर परिवार चलाने के लिए कोई रोजगार, कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई आमदनी का जरिया नहीं था, और उनको कहा जाता है किराए के लड़ाके। यूक्रेन और रूस के युद्ध से एक बात पता चली कि ये नौबत तो किसी भी देश के साथ आएगी। भविष्य में किसी भी देश में ऐसा युद्ध हो सकता है, और बड़े देश और छोटे देश जब टकराएंगे तो छोटे देश में तो इतने सैनिक होंगे नहीं, तो छोटा देश किराए के लड़ाके मांगेगा। अब जब किराए के लड़ाके मांगेगा तो वो सप्लाई अफ्रीकन देश क्यों करें, भारत क्यों ना करें। ये विचार आया कि भारत के जो बेरोजगार लोग हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग दे दिया जाए, भारत की सेना के लोगों के साथ काम करने का 2-4 साल मौका दे दिया जाए, और उनको लिखत पढ़त में एक सैनिक होने का या सैनिक जैसा अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। जब यूक्रेन जैसा कोई देश किराए के लड़ाके मांगे तो हम अपने देश के बेरोजगारों का निर्यात कर दें।
और जब निर्यात करेंगे तो वहां से जितना पैसा वो किसी दूसरे देश की सेना से लड़ते हुए कमाएंगे वो सारा मनी ऑर्डर करेंगे। मनी ऑर्डर करेंगे तो भारत में पैसा आएगा और इससे भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, जिससे हवाई जहाज खरीदे जाएंगे, डीजल पेट्रोल खरीदा जाएगा और बहुत कुछ काम किए जाएंगे जो बड़ी बड़ी अरबपति और खरबपति चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए अरबपतियों ने एक आमदनी का जरिया निकाला। उन्होंने ये निकाला कि क्यों नहीं बेरोजगार लोगों को किराए का लड़ाकेबाज बना दिया जाए और दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेज दिया जाए। बच के आ गए तो देश को पैसा मिल जाएगा, अब बच के नहीं आ गए तब भी देश को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अगर मर गए तो उनके परिवार को जो करोड़ों रुपया मिलेगा आखिर आएगा तो देश में ही हो। इस प्रकार यह जो एक अरबपतियों की सोच है, खरबपतियों की सोच है, उस जिसको पूंजीवादी सोच के नाम से जाना जाता है, इस पूंजीवादी सोच से अग्निवीरों की भर्ती की योजना पैदा हुई। यानी विदेशी मुद्रा का एक स्रोत पैदा होगा बेरोजगारों को निर्यात करके। अब अंतिम बात जिसने अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रेरित किया सरकार को, वो है जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके नीति निर्देशक। उसकी जो नीतियां देते हैं वो एक संगठन, उसने ये कहा कि गांधी और नेहरू ने भारत को तोड़ दिया था, अब हम सरकार में हैं, तो अब क्यों नहीं भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को फिर से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अब हम 15 साल के अंदर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो जाएंगे। 15 साल का वक्त दिया है। जब एक हो जाएंगे तो आज जितनी सेना है उसकी क्या जरूरत रहेगी। फिर पाकिस्तान तो दुश्मन रहेगा ही नहीं, पाकिस्तान तो दोस्त हो जाएगा। फिर बांग्लादेश दुश्मन रहेगा ही नहीं, बांग्लादेश दोस्त हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब लड़ने के लिए हमें सैनिक ही नहीं चाहिए तो सैनिकों की भर्ती क्यों किया जाए, सैनिकों को पेंशन पे पैसा क्यों दिया जाए, सैनिकों के वेतन पर पैसा क्यों दिया जाए, इसकी जरूरत क्या है। इसलिए जो अखंड भारत की सोच है रूलिंग पार्टी की, उस अखंड भारत की सोच ने सैनिकों की भर्ती को अप्रासंगिक बना दिया है। उधर आपके मन में आएगा सवाल कि चीन तो लड़ेगा ही, लेकिन चीन की स्थिति दूसरी है। चूंकि भारत की सरकार कंपनियों के कब्जे में है, भारत की सरकार अरबपतियों खरबपतियों के मुट्ठी में है। अब यही खरबपति अरबपति लोग भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को, भारत के नीति निर्देशक संगठन को यह समझा रहे हैं कि जैसे रूस से पंगा लेकर के यूक्रेन ने गलत किया और अपने देश को बर्बाद कर दिया, खंडहर बना डाला, उसी तरह की गलती भारत करेगा अगर चीन से पंगा लेता है। अब वही संगठन जो टिट फॉर टैट की बात करता है, जो कहता है कि एक आंख निकाले तो दूसरी निकाल लो, कोई एक हाथ तोड़े तो दो हाथ तोड़ दो, जो इस भाषा में बात करता है, चीन के साथ यह भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो खरबपतियों की बात मान रहा है। खरबपति उन सलाह ये दे रहे हैं रूलिंग पार्टी को कि चीन कुछ भी करे उसे करने दो, प्रतिक्रिया मत करो, पंगा मत लो, लड़ाई मोल मत लो। अगर लड़ाई मोल लेते हो तो एक बड़ी समस्या है कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का सारा बिजनेस चीन में है, उनकी सामान चीन में बिक रही है और भारत में जो कंपनियां चल रही हैं वो चीन से कच्चा सामान मंगा के ही कम चल पा रही हैं। भारत और चीन का व्यापार इतना अधिक हो चुका है कि अगर ये व्यापार गड़बड़ाया तो पूरे देश में पैसे का अकाल पड़ जाएगा, विदेशी मुद्रा का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए जो अरबपति हैं, जो खरबपति हैं, वो चीन से पंगा न लेने के लिए समझा रहे हैं, यूक्रेन का उदाहरण दे रहे हैं, जेलेंस्की का उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि अगर चीन से लड़ाई होती है तो चीन से लड़ाई में भारत की सेना क्या करेगी, क्योंकि चीन कोई आर्मी से तो लड़ेगा नहीं, चीन के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यहां तक कि रोबोट है। अब लड़ाई तो उनके बीच होगी ना,
टेक्नोलॉजी के बीच होगी। लड़ाई कोई सैनिकों से थोड़ी जीती जाएगी कि सैनिक ज्यादा भर्ती कर लोगे तो जीत जाओगे। यानी यह है कि चीन से लड़ाई अगर होती भी है तो सैनिकों की भर्ती का कोई मतलब नहीं है, सैनिकों कोई ज्यादा भूमिका ही नहीं है, और जितने सैनिक चाहिए भारत के पास पहले से मौजूद हैं, फिर नए सैनिकों की भर्ती क्यों? यह जो अरबपतियों ने खरबपतियों ने राय दी है वो बात भारत की सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि नहीं मानोगे तो वो तख्ता पलट कर देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। कितने दिन चल पाओगे? उनके टेलीविजन के सहारे आपकी सरकार चलती है, उनके मीडिया के सहारे आपकी सरकार चलती है। अगर उनसे पंगा लोगे तो आपकी सरकार ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में सरकार एक तरफ मजबूर होकर के उनकी राय मान रही है और दूसरी तरफ सरकार की महत्वाकांक्षा है कि उनको सरकार में बने रहना है। बेरोजगारों का कल्याण होता है तब भी, नहीं होता है तब भी उनको सरकार में बने रहना है। देश में शांति रहती है तब भी, देश में अशांति आती है तब भी उनको सरकार में बने रहना है। उनको सरकार में बने रहना है, चाहे देश राष्ट्रीय ताकत मजबूत होती है, देश की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति मजबूत होती हो तब भी सरकार में बने रहना है, राष्ट्र की शक्ति कमजोर होती हो तब भी सरकार में बने रहना। यानी सरकार में बने रहने और रूलिंग पार्टी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वह देश के खरबपतियों अरबपतियों की बात मानने के लिए विवश कर रही है।